नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट्री ज्ञान। ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए सिर्फ क्लॉजेस पढ़ना इनफ नहीं होता। ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज 3, डेफिनेशंस। इस क्लॉज में 2-3 नहीं बल्कि दर्जनों टेक्निकल टर्म्स डिफाइन की गई हैं जो IATF 16949 को प्रॉपरली समझने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जैसे APQP, कंट्रोल प्लान, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एरर प्रूफिंग, रिएक्शन प्लान और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अगर इन टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर ना हो तो स्टैंडर्ड के क्लॉजेस को इंटरप्रेट करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए हम क्लॉज 3 की सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को इस डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट ऑटोमोटिव QMS टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट और पार्ट रिलेटेड टर्म समझते हैं। एसेसरीज पार्ट, ये वो एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो व्हीकल्स में कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि फ्लोर मैट्स, स्पॉइलर या सनरूफ आदि। आफ्टर मार्केट पार्ट, आफ्टर मार्केट पार्ट वो रिप्लेसमेंट पार्ट होते हैं जो OEM द्वारा सर्विस पार्ट के लिए रिलीज नहीं किए गए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स जिनको हम लोकल पार्ट भी बोल देते हैं। सर्विस पार्ट्स, ये वो रिप्लेसमेंट पार्ट होते हैं जो OEM स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जैसे कि शोरूम पर मिलने वाले पार्ट जिन्हें हम ओरिजिनल पार्ट भी बोलते हैं। और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी आउटपुट जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अब प्लानिंग और डिजाइन रिलेटेड कंसेप्ट्स देखते हैं। APQP एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किया जाता है ताकि नया प्रोडक्ट डेवलप करते समय उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कस्टमर रिक्वायरमेंट सही तरीके से पूरी हो सके। अर्थात APQP एक प्लानिंग मेथड है जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्ट तक सभी एक्टिविटीज को सही तरीके से प्लान किया जाता है। DFM का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट या पार्ट का डिजाइन इस तरह से बनाना कि उसे मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो, कम खर्च वाला हो और क्वालिटी के हिसाब से भी सही हो। अर्थात ऐसा डिजाइन बनाना जिसे मशीन पर आसानी से बनाया जा सके और प्रोडक्शन में कोई समस्या ना आए। मान लीजिए किसी प्लास्टिक कनेक्टर का डिजाइन बनाया गया है। अगर डिजाइन में बहुत पतली वॉल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं या टूलिंग से बनाना मुश्किल है तो प्रोडक्शन में समस्याएं आएंगी, जैसे मोल्ड डैमेज हो सकता है, पार्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, साइकिल टाइम ज़्यादा हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। DFM के अंदर इंजीनियर पहले ही डिजाइन को ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि ये समस्या ही ना आए। नेक्स्ट टर्म आती है DFA, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह से बनाया जाए कि उसे असेंबली करना आसान, तेज और कम खर्च वाला हो। अर्थात ऐसा डिजाइन बनाना जिससे पार्ट को जोड़ने पे कम समय, कम मैन पावर और कम गलती हो। DFA असेंबली प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाता है। DFA का उद्देश्य होता है असेंबली प्रोसेस को आसान बनाना, असेंबली टाइम को कम करना, पार्ट्स की संख्या को कम करना, मैन पावर कॉस्ट को कम करना, असेंबली मिस्टेक्स को कम करना। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को असेंबली करना है। अगर डिजाइन में बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट हैं, पार्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में असेंबली करना पड़ता है, पार्ट सिमिलर दिखते हैं जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है, तो असेंबली में ज़्यादा समय लगेगा, मिस्टेक हो सकती हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। DFA में डिजाइन इंजीनियर डिजाइन को ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं ताकि असेंबली आसान हो जाए। DFM और DFA को कंबाइन कर दिया जाता है तो इसे DFMA कहा जाता है। DFMA का पूरा नाम है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। DFMA एक डिजाइन मेथडोलॉजी है जिसमें प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसे बनाना और जोड़ना यानी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली दोनों आसान, तेज और कम लागत वाला हो। अर्थात प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसे फैक्ट्री में आसानी से बनाया और असेंबल किया जा सके। अब सवाल आता है DFM में क्यों जरूरी है? अगर प्रोडक्ट डिजाइन करते समय मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को ध्यान में नहीं रखा गया तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, जैसे कॉस्ट बढ़ जाती है, असेंबली टाइम ज़्यादा लगता है, क्वालिटी इशू बढ़ते हैं। इसलिए डिजाइन स्टेज पर ही मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली दोनों को कंसीडर किया जाता है तो इसे DFM में कहते हैं।
DFSS का पूरा नाम है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा। DFSS एक मेथड है जिसमें प्रोडक्ट या प्रोसेस को शुरुआत से ही ऐसा डिजाइन किया जाता है कि डिफेक्ट्स बहुत कम हो और क्वालिटी सिक्स सिग्मा लेवल तक पहुंच जाए, अर्थात ऐसा डिजाइन बनाना जिससे प्रोडक्ट शुरू से ही हाई क्वालिटी और मिनिमम डिफेक्ट वाला हो। सिक्स सिग्मा एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी है जिसका उद्देश्य है 1 मिलियन पार्ट्स में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट से कम होना, मतलब लगभग जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन। DFSS का उद्देश्य होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से समझना, प्रोडक्ट डिजाइन में डिफेक्ट को शुरू में ही रोकना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्शन प्रॉब्लम को कम करना। DFSS एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन मेथड है जो सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेवल को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है DRO। DRO का मतलब होता है डिजाइन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती हैं जो प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती हैं, अर्थात जो कंपनी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाती हैं और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं उसे डिजाइन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मान लीजिए मारुति सुजुकी ने किसी कनेक्टर का डिजाइन बनाया और उस कनेक्टर को बनाने का काम किसी सप्लायर कंपनी को दे दिया, तो यहाँ मारुति सुजुकी डिजाइन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन यानी DRO होगी और सप्लायर होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ डिजाइन की जिम्मेदारी मारुति सुजुकी की है। तो दोस्तों, IATF में यह क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि सप्लायर डिजाइन रेस्पॉन्सिबल यानी कि DRO है या नहीं। अगर सप्लायर डिजाइन रेस्पॉन्सिबल है तो उसे एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती हैं, जैसे डिजाइन रिव्यू, DFMEA, डिजाइन वैलिडेशन इत्यादि। अब हम प्रोसेस कंट्रोल रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्वालिटी को कैसे कंट्रोल और मॉनिटर किया जाएगा, अर्थात किसी प्रोसेस में क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितनी बार चेक करना है और कौन चेक करेगा, यह सब कंट्रोल प्लान में लिखा होता है। कंट्रोल प्लान का उद्देश्य होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल में रखना, डिफेक्ट को रोकना या कम करना, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। इसके बाद आता है एरर प्रूफिंग। एरर प्रूफिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोसेस या असेंबली में होने वाली ह्यूमन एरर को तुरंत रोका या पकड़ा जा सके, अर्थात ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे गलती हो ही ना सके या तुरंत पकड़ में आ जाए। ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसे अक्सर ओके भी कहा जाता है। एरर प्रूफिंग का उद्देश्य होता है ह्यूमन एरर को रोकना, डिफेक्ट्स को कम करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, रिवर्क और रिजेक्शन को कम करना। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रिवेंशन टाइप और दूसरा डिटेक्शन टाइप। प्रिवेंशन टाइप ओके में प्रोसेस को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि गलती हो ही ना सके, और डिटेक्शन टाइप ओके में प्रोसेस को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर गलती हो जाए तो सिस्टम तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसी असेंबली डिजाइन बनाना कि पार्ट रॉन्ग डायरेक्शन में लग ही ना सके, प्रिवेंशन टाइप ओके, और ऐसा डिजाइन बनाना कि अगर पार्ट गलत डायरेक्शन में लगे तो कोई सेंसर या कोई अरेंजमेंट उसे तुरंत डिटेक्ट कर ले, डिटेक्टिव ओके है। नेक्स्ट आता है चैलेंज या मास्टर पार्ट। चैलेंज पार्ट या मास्टर पार्ट वह अप्रूव्ड सैंपल पार्ट्स होते हैं जिन्हें रेफरेंस के रूप में रखा जाता है ताकि प्रोडक्शन में पार्ट की क्वालिटी को कंपेयर और वेरीफाई किया जा सके, अर्थात एक परफेक्ट अप्रूव्ड सैंपल पार्ट जिसे स्टैंडर्ड मानकर पार्ट को चेक किया जाता है। चैलेंज या मास्टर पार्ट का उद्देश्य होता है ऑपरेटर्स और इंस्पेक्टर्स को करेक्ट पार्ट का रेफरेंस देना, क्वालिटी कंपैरिजन करना, डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट सिस्टम या पिक्चर्स को वेरीफाई करना। इन पार्ट्स को हम विजुअल इंस्पेक्शन, गेज या पिक्चर वेरिफिकेशन, असेंबली लाइन चेकिंग और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। मास्टर पार्ट को प्रॉपर लेवलिंग, कंट्रोल्ड स्टोरेज, डैमेज से प्रोटेक्शन
और पीरियोडिक वेरिफिकेशन करके मेंटेन किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मास्टर पार्ट अक्सर PPAP अप्रूव्ड सैंपल्स होते हैं और इसे क्वालिटी लैब या प्रोडक्शन एरिया में रेफरेंस के लिए रखा जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कस्टमर रिलेटेड टर्म्स को। इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कस्टमर द्वारा दी गई सभी ज़रूरतें, स्पेसिफिकेशंस और एक्सपेक्टेशंस जिन्हें प्रोडक्ट या सर्विस में पूरा करना जरूरी होता है। अर्थात कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी है, यही कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कस्टमर द्वारा दी गई सभी टेक्निकल, क्वालिटी और डिलीवरी रिलेटेड ज़रूरतें होती हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में शामिल होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जैसे साइज, मटेरियल, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जैसे डिफेक्ट लेवल, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स जैसे डिलीवरी शेड्यूल्स, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जैसे स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। IATF में यह जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करे, उन्हें अंडरस्टैंड करे और प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट टर्म आती है CSR यानी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। CSR वे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स या रूल्स होते हैं जो कस्टमर अपनी कंपनी के सप्लायर के लिए निर्धारित करता है और जिन्हें स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ फॉलो करना जरूरी होता है। अर्थात कस्टमर द्वारा दी गई स्पेशल या एडिशनल क्वालिटी, प्रोसेस या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को CSR कहा जाता है जिन्हें सप्लायर्स को फॉलो करना होता है। अब सवाल आता है कि CSR क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, हर कस्टमर की क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस और वर्किंग स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं। CSR का उद्देश्य होता है प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो कराना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। अब सवाल आता है कि CSR में क्या क्या शामिल हो सकता है। दोस्तों, इसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें शामिल हो सकता है क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जैसे एडिशनल ऑडिट्स, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायरमेंट जैसे स्पेशल इंस्पेक्शन, एक्स्ट्रा टेस्टिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जैसे मंथली क्वालिटी रिपोर्ट, PPM रिपोर्टिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट जैसे स्पेशल पैकेजिंग स्टैंडर्ड, स्पेशल QR लेबलिंग इत्यादि। अब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल को मशीन, टूल्स और प्रोसेस की मदद से फिनिश प्रोडक्ट में बदलना। अर्थात रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। नेक्स्ट टर्म आती है मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी का मतलब है यह जांचना कि किसी प्रोडक्ट को अवेलेबल मशीन्स, मैन पावर, टूल्स और प्रोसेस के साथ सही क्वालिटी और क्वांटिटी में बनाया जा सकता है या नहीं। अर्थात क्या फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को बनाना संभव है या नहीं, ये जानने के प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी में चेक किया जाता है मशीन कैपेबिलिटी को, क्या मशीन उस प्रोडक्ट को बना सकती है, टूलिंग अवेलेबिलिटी को, मोल्ड, डाई, फिक्चर्स अवेलेबल है या नहीं, प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस स्टेबल और कैपेबल है या नहीं, मैन पावर अवेलेबिलिटी, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी को। दोस्तों, अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का मतलब है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट या पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। अर्थात किसी ग्राहक के लिए उसके डिजाइन या रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट बनाकर देना मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कस्टमर के प्रोडक्ट को मशीन और प्रोसेस से बनाना, असेंबली सर्विस, जैसे डिफरेंट पार्ट को जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट बनाकर देना, क्वालिटी इंस्पेक्शन, जैसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना या टेस्ट करना, जैसे हम आउटसाइड लैब से
कोई मटेरियल टेस्ट कराते हैं तो वो क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्विस में आता है। पैकेजिंग एंड डिस्पैच, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में शामिल हो सकते हैं। अब हम टीम और प्रोसेस मैनेजमेंट को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है किसी प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम को हल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स या एक्सपर्टाइज वाले लोगों की टीम मिलकर काम करे। अर्थात जब कई डिपार्टमेंट्स जैसे डिज़ाइन, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, परचेज आदि एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं तो उसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। जनरली टीम में डिज़ाइन या इंजीनियरिंग, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, परचेज, सप्लाई चेन और कभी कभी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यह अप्रोच अक्सर APQP, DFMEA, PFMEA प्रिपरेशन, कंट्रोल प्लान डेवलपमेंट, 8D, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आदि एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक नया प्लास्टिक कनेक्टर डेवलप करना है तो डिज़ाइन टीम उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएगी, प्रोडक्शन टीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएगी, क्वालिटी टीम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेगी, परचेज टीम रॉ मटेरियल अरेंज करेगी, सब मिलकर प्लानिंग करेंगे। यही मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। नेक्स्ट टर्म आती है आउटसोर्स प्रोसेस। आउटसोर्स प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें किसी काम को कंपनी खुद अपनी फैक्ट्री में करने के बजाय किसी बाहरी सप्लायर या वेंडर से करवाती है। अर्थात जब किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोसेस को बाहर की कंपनी से कराया जाता है तो उसे आउटसोर्स प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि कंपनी के पास रिक्वायर्ड मशीन नहीं होती या कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं होती या कोई इन हाउस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, इसलिए प्रोसेस को एक्सटर्नल सप्लायर को दे दिया जाता है। यही है हमारा आउटसोर्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में आउटसोर्स प्रोसेस अक्सर देखने में मिलते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट, प्लेटिंग, सरफेस कोटिंग, पेंटिंग, कोई स्पेशल मशीनिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन। ये सभी आउटसोर्स प्रोसेस हमें इंडस्ट्री में देखने में मिलते हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, IATF 16949 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स प्रोसेस को कंट्रोल और मॉनिटर करना होता है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि आउटसोर्स प्रोसेस कंट्रोल हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो और कस्टमर स्पेसिफिकेशन मीट हो। सप्लायर की क्वालिफिकेशन और इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन को करनी होती है। क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ही रहती है। अब हम फेलियर एंड एनालिसिस को समझते हैं। सबसे पहले आता है FTA यानी फॉल्ट ट्री एनालिसिस। FTA एक एनालिसिस मेथड है जिसका उपयोग किसी सिस्टम या प्रोडक्ट में होने वाली फेलियर या प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अर्थात किसी प्रॉब्लम के पीछे के पॉसिबल कारणों को ट्री डायग्राम के रूप में एनालाइज करने की प्रक्रिया को FTA कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है फेलियर के रूट कॉज को समझना, रिस्क को आइडेंटिफाई और रिड्यूस करना, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इंप्रूव करना, सेफ्टी सुनिश्चित करना। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में FTA का उपयोग सेफ्टी एनालिसिस, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, कॉम्प्लेक्स सिस्टम एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है नो ट्रबल फाउंड यानी NTF। NTF वह स्थिति होती है जब कस्टमर या प्रोडक्शन से कोई प्रॉब्लम, डिफेक्ट या कंप्लेंट के साथ वापस आता है लेकिन जांच करने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है। सिंपल भाषा में समझे तो कस्टमर ने डिफेक्ट बताया लेकिन इंस्पेक्शन या टेस्टिंग में कोई फॉल्ट नहीं मिला, तो इसे NTF कहते हैं। NTF आमतौर पर इन स्थितियों में होता है कि कस्टमर ने गलत तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, असेंबली एरर कस्टमर साइड पर हुआ हो, इंटरमिटेंट प्रॉब्लम यानी कि कभी कभी होने वाली समस्या हो, टेस्टिंग कंडीशन अलग हो या ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज आया हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कस्टमर ने कंप्लेंट की कि कोई स्विच वर्किंग नहीं कर रहा है। सप्लायर ने पार्ट वापस लेकर विजुअल इंस्पेक्शन किया, डायमेंशन चेक की, फंक्शनल चेक किया, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कोई डिफेक्ट नहीं मिला, तो रिजल्ट होगा NTF यानी कि नो ट्रबल फाउंड। अब हम लेबोरेटरी टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है लेबोरेटरी।
लेबोरेटरी या लैब वह जगह या फैसिलिटी होती है जहां मटेरियल्स, पार्ट या प्रोडक्ट की टेस्टिंग, मेजरमेंट और एनालिसिस किया जाता है, अर्थात जहां प्रोडक्ट या मटेरियल की क्वालिटी चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं उसे लेबोरेटरी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लैब का उपयोग रॉ मटेरियल टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, डायमेंशनल मेजरमेंट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए किया जाता है। लैब दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल लेबोरेटरी और एक्सटर्नल लेबोरेटरी। इंटरनल लेबोरेटरी वो होती हैं जो कंपनी की अपनी फैक्ट्री के अंदर होती हैं। एक्सटर्नल लेबोरेटरी वो लेबोरेटरी होती हैं जो कंपनी के आउटसाइड होती हैं और सर्टिफाइड होती हैं। IATF 16949 के अनुसार लेबोरेटरी को क्वालिफाइड और कंट्रोल्ड होना चाहिए, उसके टेस्टिंग इक्विपमेंट्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए और लैब का स्टाफ कॉम्पिटेंट और ट्रेंड होना चाहिए। प्रॉपर टेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए जाने चाहिए और किसी सर्टिफाइड बॉडी द्वारा सर्टिफाइड भी होनी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर्स के अंदर लेबोरेटरी को NABL द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म आती है लेबोरेटरी स्कोप। लेबोरेटरी स्कोप का मतलब है कि किसी लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन से मेजरमेंट्स करने की ऑथराइजेशन है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लैब किन किन प्रकार की टेस्टिंग कर सकती है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसे ही लेबोरेटरी का स्कोप कहते हैं। लेबोरेटरी स्कोप में शामिल होता है टेस्टिंग टाइप, अर्थात कौन कौन से टेस्ट लैब कर सकती है, मेजरमेंट कैपेबिलिटी, अर्थात लैब कौन कौन से मेजरमेंट्स कर सकती है, इक्विपमेंट डिटेल्स, कौन कौन से टेस्टिंग मशीन लेबोरेटरी के पास अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड मेथड, टेस्टिंग किस स्टैंडर्ड या मेथड के अनुसार की जाएगी। IATF 16949 के अनुसार इंटरनल लेबोरेटरी को डिफाइंड स्कोप रखना जरूरी होता है। लैब स्कोप डॉक्यूमेंटेड और अप्रूव्ड होना चाहिए। स्कोप में टेस्टिंग मेथड और इक्विपमेंट क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। दोस्तों, अब हम मेंटेनेंस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है मशीन, इक्विपमेंट या टूल की नियमित जांच और मेंटेनेंस करना ताकि फ्यूचर में ब्रेकडाउन या प्रॉब्लम ना हो। अर्थात मशीन खराब होने से पहले ही उसकी सर्विसिंग और चेकिंग करना ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य होता है मशीन ब्रेकडाउन को रोकना, प्रोडक्शन इंटरप्शन को कम करना, मशीन लाइफ को बढ़ाना, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीन क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, बोल्ट टाइटनिंग, पार्ट्स इंस्पेक्शन, वोर्न आउट पार्ट का रिप्लेसमेंट और कैलिब्रेशन चेक आदि किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तो उसमें हाइड्रोलिक ऑयल चेक, हीटर बैंड इंस्पेक्शन, कूलिंग सिस्टम क्लीनिंग, सेंसर चेकिंग, यह सब शेड्यूल टाइम पर किया जाता है। IATF 16949 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है ताकि मशीन रिलायबल रहे और प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन हो। नेक्स्ट टर्म आती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है मशीन की कंडीशन को मॉनिटर करने से पहले ही प्रिडिक्ट करना कि मशीन कब खराब हो सकती है ताकि समय रहते मेंटेनेंस किया जा सके। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है मशीन की कंडीशन को मॉनिटर करके पहले से ही प्रिडिक्ट करना कि मशीन कब खराब हो सकती है ताकि समय रहते मेंटेनेंस किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मशीन डेटा और कंडीशन देखकर पहले ही पता लगाना कि मेंटेनेंस कब करना चाहिए ही प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का उद्देश्य होता है मशीन फेलियर से पहले ही पहचानना, अनप्लान्ड ब्रेकडाउन रोकना, प्रोडक्शन इंटरप्शन को कम करना, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना, मशीन की लाइफ बढ़ाना। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में मशीन की कंडीशन चेक करने के लिए कई टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे मशीन के वाइब्रेशन एनालिसिस किया जाता है, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जाती है, ऑयल एनालिसिस किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है और सेंसर बेस्ड डाटा मॉनिटरिंग की जाती है। इससे मशीन की कंडीशन पता चल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी मोटर बेयरिंग में वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो सिस्टम बता देगा कि बेयरिंग जल्द खराब हो सकती है। मेंटेनेंस टीम पहले ही बेयरिंग चेंज कर सकती है, इससे मशीन ब्रेकडाउन नहीं होगी।
अगली टर्म आती है पीरियोडिक ओवरहॉल। पीरियडिक इसका मतलब है मशीन या इक्विपमेंट को एक निश्चित समय के बाद पूरी तरह खोलकर उसकी जांच, मरम्मत और जरूरी पार्ट्स को बदलना। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो निश्चित समय पर मशीन की पूरी सर्विसिंग और मेजर रिपेयर करना ही पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कहलाता है। पीरियोडिक ओवरहॉल का उद्देश्य होता है मशीन ब्रेकडाउन को रोकना, मशीन परफॉर्मेंस मेंटेन करना, वोर्न आउट पार्ट को रिप्लेस करना, मशीन लाइफ को बढ़ाना। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग में मशीन को कंप्लीट डिसमेंटल किया जाता है, वोर्न पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है, बेयरिंग्स, सील्स, बेल्ट आदि चेंज किए जाते हैं, क्लीनिंग और लुब्रिकेशन की जाती है, अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन चेक किया जाता है। यह काम आमतौर पर 6 महीने, 1 साल या कुछ डिसाइडेड प्रोडक्शन आवर्स के बाद किया जाता है। दोस्तों, अब हम प्रोडक्शन एंड सेफ्टी टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट सेफ्टी। प्रोडक्ट सेफ्टी का मतलब है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे उपयोग करने वाले व्यक्ति, वाहन या एनवायरनमेंट को कोई खतरा या रिस्क न हो। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना कि उसका उपयोग सुरक्षित हो ही प्रोडक्ट सेफ्टी कहलाता है। प्रोडक्ट सेफ्टी का उद्देश्य होता है यूजर की सेफ्टी सुनिश्चित करना, एक्सीडेंट या इंजरी से बचाव करना, कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को बढ़ाना। ऑटोमोटिव कंपोनेंट जैसे एयरबैग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स, सीट बेल्ट पार्ट्स, इन सब प्रोडक्ट्स में सेफ्टी बहुत क्रिटिकल होती है क्योंकि फेलियर होने पर एक्सीडेंट हो सकता है। IATF 16949 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड प्रोसेस डिफाइन करना, सेफ्टी रिलेटेड पार्ट की स्पेशल कंट्रोल और ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करना, एम्प्लॉइज को प्रोडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। नेक्स्ट टर्म आती है प्रोडक्शन शटडाउन। प्रोडक्शन शटडाउन का मतलब है जब किसी फैक्ट्री या प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक दिया जाता है, अर्थात जब प्रोडक्शन काम अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है तो उसे प्रोडक्शन शटडाउन कहते हैं। दोस्तों, प्रोडक्शन शटडाउन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। मशीन मेंटेनेंस के लिए, मशीन सर्विसिंग या रिपेयर के लिए मेंटेनेंस में हो तो प्रोडक्शन शटडाउन हो सकता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम, यूटिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन के लिए प्लांट मेंटेनेंस में हो तो प्रोडक्शन शटडाउन हो सकता है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो तो प्रोडक्शन शटडाउन हो सकता है। लो डिमांड हो, उसके कारण हमें कभी कभी प्रोडक्शन शटडाउन करना पड़ जाता है। कोई हॉलीडे या फेस्टिवल के कारण प्रोडक्शन शटडाउन हो सकता है। यहाँ ये समझने वाली बात जरूरी है कि प्रोडक्शन शटडाउन 2 प्रकार से हो सकता है, एक प्लांट शटडाउन और दूसरा अनप्लान्ड शटडाउन। प्लांट शटडाउन में शटडाउन को पहले से ही प्लान किया होता है, जैसे कि एनुअल प्लांट मेंटेनेंस। अनप्लान्ड शटडाउन अचानक होने वाले शटडाउन को कहते हैं, जैसे अगर कोई मशीन ब्रेकडाउन में है, पावर फेलियर है, तो इनके कारण होने वाले शटडाउन को अनप्लान्ड शटडाउन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है रिएक्शन प्लान। रिएक्शन प्लान एक प्री डिफाइंड एक्शन प्लान होता है जो यह बताता है कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस से या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से बाहर चला जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तुरंत क्या एक्शन लेना है। सिंपल शब्दों में समझें तो अगर प्रोसेस या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम मिले तो तुरंत क्या करना है, यही रिएक्शन प्लान होता है और यह रिएक्शन प्लान कंट्रोल प्लान में डिफाइन किया जाता है। रिएक्शन प्लान का उद्देश्य होता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने से रोकना, प्रॉब्लम को तुरंत कंट्रोल करना, कस्टमर कंप्लेंट से बचना, प्रोडक्शन प्रोसेस को वापस नॉर्मल करना। रिएक्शन प्लान में आमतौर पर यह जानकारी होती है कि प्रॉब्लम होने पर प्रोडक्शन स्टॉप करना है या नहीं करना, सस्पेक्टेड पार्ट को सेग्रीगेट करना है, सुपरवाइजर या क्वालिटी इंजीनियर को इन्फॉर्म करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट करना आदि होते हैं। दोस्तों, अब हम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है साइट। साइट का मतलब है वह फिजिकल लोकेशन या जगह जहां ऑर्गेनाइजेशन का काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या मैनेजमेंट एक्टिविटी किया जाता है, साइट कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंपनी की वह जगह जहां प्रोडक्शन या बिजनेस एक्टिविटी होती है उसे साइट कहते हैं। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट या फैक्ट्री, असेंबली फैसिलिटी, वेयरहाउस या स्टोरेज लोकेशन, सर्विस सेंटर आदि उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का साइट हो सकती हैं। अगर किसी कंपनी के अलग अलग प्लांट हैं जैसे कुंडली प्लांट, मानेसर प्लांट, पुणे प्लांट, तो ये सभी अलग अलग साइट्स कहलाती हैं। IATF 16949 के अनुसार साइट वह लोकेशन होती है जहां वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं।
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप उस साइट के लिए अलग से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन वह डिपार्टमेंट या लोकेशन होता है जो प्रोडक्शन साइट को सपोर्ट करता है, लेकिन खुद सीधे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को हेल्प करता है लेकिन खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, उसे सपोर्ट फंक्शन कहते हैं। आमतौर पर ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, क्वालिटी एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट सपोर्ट फंक्शन होते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुंडली प्लांट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट मानेसर ऑफिस में है, तो कुंडली प्लांट मैन्युफैक्चरिंग साइट होगा और मानेसर मार्केटिंग ऑफिस सपोर्ट फंक्शन होगा। IATF 16949 के अनुसार सपोर्ट फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइट को प्रोसेसेस और रिसोर्सेज से सपोर्ट करती है। सपोर्ट लोकेशन भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होती है और इन पर भी ऑडिट और कंट्रोल्स लागू होते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आती है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वह प्रोडक्ट या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्रोडक्ट की सेफ्टी, परफॉर्मेंस या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं और जिसे विशेष नियंत्रण यानी स्पेशल कंट्रोल की जरूरत होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रोडक्ट का ऐसा महत्वपूर्ण फीचर जिसे सही बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, उसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी बनाए रखने के लिए, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस सही रखने के लिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, डिफेक्ट्स और फेलियर्स को रोकने के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दो प्रकार की होती हैं, सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिकल या सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो यूजर सेफ्टी को प्रभावित करती हैं, जैसे ब्रेक सिस्टम डायमेंशन, एयरबैग कनेक्टर लॉकिंग इत्यादि। सिग्निफिकेंट या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और फंक्शन को प्रभावित करती हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का होल डायामीटर, टॉर्क वैल्यू, कनेक्टर पिन की पोजीशन एटसेट्रा। IATF 16949 में ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी होती है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस में स्पेशल कंट्रोल्स लागू करने होते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग करनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट टर्म आती है स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस वह स्थिति होती है जब कस्टमर किसी सप्लायर या प्लांट को क्वालिटी या डिलीवरी इशू के कारण एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग या स्पेशल कंट्रोल में रखता है। अर्थात जब सप्लायर की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर उसे स्पेशल मॉनिटरिंग में रखता है, इसे ही स्पेशल स्टेटस कहते हैं। कस्टमर सप्लायर को स्पेशल स्टेटस दे सकता है अगर क्वालिटी कंप्लेंट्स ज़्यादा हो, डिलीवरी डिले हो रही हो, कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हो रही हो, रिपीटेड डिफेक्ट्स आ रहे हों। स्पेशल स्टेटस के दौरान कस्टमर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करता है, सप्लायर को इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एडिशनल इंस्पेक्शन या कंटेनमेंट एक्शन लेने पड़ते हैं और कभी कभी कई ऑटोमोटिव कस्टमर सप्लायर को न्यू बिजनेस होल्ड, कंट्रोल शिपिंग लेवल 1, लेवल 2 जैसी कंडीशन में डाल सकते हैं। ये भी स्पेशल स्टेटस के प्रकार माने जाते हैं। IATF 16949 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर द्वारा दिए गए स्पेशल स्टेटस को आइडेंटिफाई करना, उसे इंटरनल सिस्टम में कम्युनिकेट करना और इम्प्रूवमेंट एक्शन इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। दोस्तों, लास्ट टर्म आती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या TPM। TPM एक मेंटेनेंस सिस्टम है जिसमें सभी एम्प्लॉई जैसे ऑपरेटर, मेंटेनेंस टीम, इंजीनियर्स मिलकर मशीन की देखभाल करते हैं ताकि प्रोडक्शन लॉस और ब्रेकडाउन को कम किया जा सके। सिंपल शब्दों में कहें तो मशीन को हमेशा अच्छी कंडीशन में रखने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर किया गया मेंटेनेंस सिस्टम ही TPM कहलाता है। TPM का मुख्य उद्देश्य होता है मशीन ब्रेकडाउन को कम करना, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना, मशीन लाइफ बढ़ाना, प्रोडक्शन लॉस को कम करना। TPM से फैक्ट्री में मशीन ब्रेकडाउन कम होता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है और ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। TPM का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ऑपरेटर डेली
क्लीनिंग और लुब्रिकेशन करता है, मेंटेनेंस टीम प्लांट सर्विस करती है, मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग होती है और यही सब मिलकर टीपीएम सिस्टम बनता है। अब आपको क्लॉज 3 की सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं। अब अगला स्टेप है इन कॉन्सेप्ट्स को रियल इम्प्लीमेंटेशन में समझना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉज 5 लीडरशिप, क्लॉज 6 प्लानिंग, क्लॉज 7 सपोर्ट, जहां आप सीखेंगे कि QMS को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में अवेलेबल है। और अगर आप IATF 16949 को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।